हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस भी नाइट्रोजन की तरह ही एक महत्वपूर्ण यानी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो प्लांट की ग्रोथ में मेजर रोल प्ले करता है। तो इन दिस सेशन वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉस्फोरस फॉर प्लांट ग्रोथ and by the end of the session you will know how to solve phosphorus related problems in your crop to ensure optimal growth. Let's start with why is it important for crops? ये पौधों के लिए क्यों जरूरी है और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आफ्टर नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी एक मेजर प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी कि वो न्यूट्रिएंट जो पौधों के लिए महत्वपूर्ण है और पौधों को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है ताकि वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। तो चलिए अब समझते हैं कि फॉस्फोरस का प्लांट की ग्रोथ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहला है रूट डेवलपमेंट में। फॉस्फोरस ही वो न्यूट्रिएंट है, वो पोषक तत्व है जो पौधों की जड़ें बनाने में मदद करता है, यानी कि प्लांट्स की रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और हेल्दी डेवलप्ड रूट्स ही पौधों को मिट्टी से पोषक तत्व और पानी आसानी से लेने में मदद करती है। चलिए समझते हैं इसको एक इमेज की हेल्प से। जैसे कि आप लेफ्ट साइड की इमेज में देख सकते हैं कि जब प्लांट के पास सफिशिएंट फॉस्फोरस होता है तो जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो अच्छे से डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पोषक तत्व हैं वो पौधे आसानी से एब्जॉर्ब कर पाते हैं और जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है। वहीं अगर हम जब राइट साइड में देखें तो जब हमारे पौधों के पास फॉस्फोरस सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होता है, यानी फॉस्फोरस की कमी होती है, तो रूट्स यानी जड़ें सही से डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट सही से नहीं ले पाता है, पानी सही से नहीं ले पाता है और प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ है जो अफेक्ट होती है, उसमें प्रभाव पड़ता है। नाउ सेकेंड इज फॉस्फोरस का रोल एट फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। फॉस्फोरस काफी जरूरी है हमारा फूल, फल और बीज बनने के लिए। अगर फॉस्फोरस की कमी इन स्टेजेस पर आती है तो फ्लावरिंग पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो हमारे फूल हैं वो देरी से निकलते हैं, उसमें डिलेड फ्लावरिंग होती है और जिसकी वजह से फ्रूटिंग पर असर पड़ता है और हमारी ओवरऑल जो यील्ड है वो अफेक्ट होती है। नाउ थर्ड इज फॉस्फोरस रोल एट फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। फ्लावरिंग होने के बाद भी अगर फॉस्फोरस की कमी पौधों में देखी जाती है तो जो हमारे फ्लावर्स बनते हैं वो फ्रूट्स में नहीं बदलते, वो फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होते और अगर होते भी हैं तो पुअर फ्रूट सेट होता है और जो फ्रूट्स हैं वो हमारे छोटे बनते हैं, अंडर डेवलप्ड बनते हैं। इसलिए फॉस्फोरस जो है वो सिर्फ क्वांटिटी को ही अफेक्ट नहीं करता, वो क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ जब फॉस्फोरस सॉइल में सफिशिएंट होता है तब पौधों में अर्ली फ्लावरिंग यानी कि फूल जल्दी आते हैं, अच्छा फ्रूट सेट होता है और जो सीड प्रोडक्शन होता है वो भी काफी अच्छा होता है। चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल की मदद से। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि सिट्रस के फ्रूट में फॉस्फोरस की कमी से जो हमारा फल है उसकी शेप सही से फॉर्म नहीं हुई है, उसमें जो पल्प है वो भी कम बना है, जिसकी वजह से जो जूस कंटेंट है उसमें भी कमी आती है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल जो फॉस्फोरस प्ले करता है इज इन एनर्जी ट्रांसफर इन प्लांट्स। फॉस्फोरस इज लाइक अ बैटरी ऑफ द प्लांट। ये प्लांट्स को एनर्जी स्टोर और यूज करने में मदद करता है। वो कैसे? फॉस्फोरस से बनता है एटीपी और एटीपी पौधों में एनर्जी करेंसी का काम करता है। जैसे हमारे लिए पैसे हर जगह काम आते हैं, चाहे घर चलाने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, वैसे ही पौधों में एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए एटीपी काम आता है। ये इसकी कमी से जो न्यूट्रिएंट है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फॉस्फोरस रोल इन इंप्रूविंग स्ट्रेस टॉलरेंस। तो फॉस्फोरस प्लांट्स को स्ट्रेस से बचाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
चाहे एक्सट्रीम हीट हो, कोल्ड हो, ड्रोट हो यानी कि सूखा पड़ा हो, उस टाइम पर भी फॉस्फोरस पौधों में इम्प्रूव करता है टॉलरेंस। यानी कि जब फॉस्फोरस सफिशिएंट होता है तो प्लांट्स का इंटरनल अंदरूनी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग बनता है, जिससे रूट्स हमारी डीप और हेल्दी ग्रो करती हैं, जिसके कारण जब सूखा पड़ता है यानी कि ड्रोट कंडीशन में भी जो पौधे की जड़ें हैं वो नीचे तक जाकर पानी और पोषक तत्वों को आसानी से ले सकती हैं। लेकिन वहीं जब फॉस्फोरस की कमी होती है तो प्लांट की रूट सिस्टम कमजोर हो जाता है, डिजीज और इंसेक्ट अटैक से फाइट करने की एबिलिटी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट है वो कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तो इस मॉड्यूल में हमने जाना कि फॉस्फोरस प्लांट की ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है। अगले सेशन में हम देखेंगे कि जब प्लांट को फॉस्फोरस नहीं मिलता तब उसमें क्या विजिबल सिम्टम्स यानी क्या लक्षण दिखाई देते हैं। For phosphorus. As levels continue to decline, it's important to supply adequate phosphorus to meet crop demand throughout the growing season. What are the visible symptoms of phosphorus deficiency in crops? तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो हमें पौधों पर दिखाई देते हैं जब हमारी मिट्टी में और पौधे में फॉस्फोरस की कमी होती है, ताकि हम उनकी पहचान करके समय से उसका उपचार कर सके। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप समय रहते पहचान पाएं कि आपके पौधे में सही में फॉस्फोरस की कमी है भी या नहीं। क्योंकि जब फॉस्फोरस की कमी होती है तो ये पौधों में अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट्स में दिखाई देती है और उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि पौधे में कितनी कमी है। ये सिम्टम यानी कि ये लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, चलिए देखते हैं। तो फॉस्फोरस की कमी से जो सबसे पहला लक्षण है वो पुरानी पत्तियों में यानी कि नीचे वाली पत्तियों में देखा जाता है। नीचे वाली पत्तियों में सबसे पहले पीलापन दिखाई देता है, जो कि खास तौर पर पत्तियों के एजेस या टिप्स पर दिखता है। और अगर फॉस्फोरस की कमी ज्यादा हो तो यही पत्तियां लाल और पर्पल कलर की हो जाती है, जो कि एक तरह की स्ट्रेस पिगमेंट से होती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। हमने अभी बात की कि फॉस्फोरस की कमी के लक्षण सबसे पहले हमें पुरानी पत्तियों में दिखते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि फॉस्फोरस मिट्टी के अंदर इमोबाइल होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर थोड़ा मोबाइल होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है, लेकिन नाइट्रोजन के जितना नहीं। जिस वजह से जब स्ट्रेस की कंडीशन आती है तब फॉस्फोरस पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की ओर मूव करता है, यानी वो प्रायोरिटी देता है नई पत्तियों को, नई लीव्स को, नए ग्रोइंग पार्ट्स को, जिस वजह से हमें लक्षण जो हैं वो हमें पुरानी पत्तियों में दिखते हैं और वहीं दूसरी तरफ नई पत्तियां हरी भरी दिखाई देती है। नाउ मे बी सम ऑफ यू हैव डाउट कि हमने बात की येलोइंग की, कि फॉस्फोरस की कमी से पौधों में सबसे पहले पीलापन दिखाई देता है, लेकिन वो तो हमने नाइट्रोजन में भी बात की थी, नाइट्रोजन की कमी से भी दिखता है, तो कैसे पहचाने? साइट ऑफ येलोइंग से, यानी कि फॉस्फोरस की कमी से जो येलोइंग होती है वो पुरानी पत्तियों में दिखती है और उसके साथ साथ हमें पर्पल और रेड यानी लाल कलर की डिस्कलरेशन, लाल कलर की पत्तियां भी दिखाई देती है। वहीं नाइट्रोजन की कमी से भी जो लक्षण है वो पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं, लेकिन ज्यादा कमी से ये लक्षण पुरानी पत्तियों से पौधे में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जिसकी वजह से एक समय बाद पूरा पौधा पीला दिखाई देता है और इस केस में पर्पल डिस्कलरेशन नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं कि ये सिम्टम्स, ये लक्षण एक्चुअली में जब फील्ड में आते हैं तब कैसे दिखते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट इमेज है उसमें आप देख सकते हैं कि फूल गोभी के पत्तों के अंदर हमें फॉस्फोरस की कमी से पर्पल कलर की लीव्स दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ वीट यानी गेहूं के केस में ग्रोथ कम हो गई है और उस केस में भी हमें कुछ पत्तियां लाल दिख रही हैं।
वहीं हम बात करें शुगर केन की, तो शुगर केन में भी रेड से ब्राउन कलर की डिस्कलरेशन देखी जाती है। और अनियन के केस में भी फॉस्फोरस की कमी से जो पौधे की ग्रोथ है, विकास है, वो कम हो जाता है। हेलो एवरीवन, तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द विजिबल सिम्टम्स इन क्रॉप ड्यू टू हाई फॉस्फोरस इन सॉइल। काफी किसान ये अक्सर सोचते हैं कि हम पौधों में, मिट्टी में जितना ज्यादा फॉस्फोरस डालेंगे, यानी जितना ज्यादा डीएपी जैसा फर्टिलाइजर डालेंगे, उतना ज्यादा पौधों के लिए अच्छा होगा, यील्ड अच्छी मिलेगी। मगर ये जानना जरूरी है कि एक हद से ज्यादा फॉस्फोरस जैसे कि डीएपी पौधों के लिए, मिट्टी के लिए टॉक्सिक का काम करता है, यानी जहर का काम करता है। वो मिट्टी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है और ये अक्सर देखा जाता है लो ऑर्गेनिक मैटर वाली सॉइल्स में और उन सॉइल्स में जहां पर इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि फॉस्फोरस एक हद से ज्यादा होने से, यानी कि एक्सेस होने से पौधों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो फॉस्फोरस की मात्रा सॉइल में एक हद से ज्यादा होने से वो मिट्टी में मौजूद दूसरे पोषक तत्वों को अफेक्ट करती है, उस पर प्रभाव डालती है, जिसके कारण पौधों में उन दूसरे पोषक तत्वों के लक्षण दिखाई देते हैं। तो जिसकी वजह से पहला सिम्टम होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम, यानी कि जिंक, आयरन, कॉपर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पौधों में कमी दिखाई देती है, जिसकी वजह से नई आने वाली पत्तियों में या तो हमें पीलापन दिखता है या उसमें सफेद लाइंस यानी व्हाइट फेडेड लाइंस दिखाई देती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। दूसरा है स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, जड़ों का विकास कम होता है और जिसकी वजह से पौधा कमजोर दिखाई देने लगता है। तीसरा है प्रीमेच्योर लीफ ड्रॉप, यानी कि पौधे की पत्तियां समय से पहले ही गिरने लगती हैं। चौथा है लो यील्ड डिस्पाइट गुड ग्रोथ, यानी कि जो हमारा पौधा है वो ऊपर से तो अच्छा दिखाई देता है, स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन हार्वेस्टिंग के टाइम पे उसमें यील्ड कम पाई जाती है। फूल कम बनते हैं, फल कम बनते हैं, ग्रेन कम बनते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल यील्ड है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और ये होता है हिडन हंगर, यानी कि पौधे ऊपर से तो बहुत स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसके कारण किसान ध्यान नहीं देता और उसको लगता है सब सही है और हार्वेस्टिंग के टाइम पे उसको कम यील्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि आपके सामने एक इमेज है, इसमें जो हमारी लेफ्ट साइड की इमेज है उसमें पत्तियां हरी भरी दिखाई दे रही हैं। सामने से देखकर हमको लगेगा कि ये पौधे में कोई कमी नहीं है, अच्छा हरा भरा पौधा है, लेकिन इसको पहचानने का एक सिम्टम है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियों के बीच में जो वीन्स होती हैं, जिसको हम पत्तियों की नसें बोलते हैं, वो हल्की हैं, वो सही से दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये एक पहचान होती है लो क्वालिटी की। वहीं दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे जो इमेज है वो भी हरी भरी है, लेकिन उसकी बीच की जो नसें हैं, जो वीन्स है, वो डार्क कलर की है, वो आसानी से दिख रही है। तो इसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि हाई क्वालिटी है, मतलब इसमें कोई कमी नहीं है, ये सही है। इसीलिए मिट्टी में डीएपी, एसएसपी जैसे फर्टिलाइजर डालने से पहले जरूरी है ये जानना कि उसमें कितना फॉस्फोरस पहले से मौजूद है। हो सकता है हमें डालने की जरूरत ही ना पड़े। तो इस सेशन में हमने समझा कि कैसे फॉस्फोरस अगर मिट्टी में हद से ज्यादा हो या कम हो तो दोनों ही केस में पौधों पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमें फॉस्फोरस की मात्रा सबसे पहले जानना जरूरी है, ताकि हम फर्टिलाइजर की बचत कर सकें और पौधे भी हमारे स्वस्थ हो सके।
So let's move on to next session. How does phosphorus move in soil? Does it leach, fix or remain available? तो फॉस्फोरस सॉइल में कैसे मूव करता है ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उसके एप्लीकेशन का तरीका डिसाइड करता है। यानी हमें फॉस्फोरस किस फॉर्म में, कितनी क्वांटिटी में और किस जगह लगाना चाहिए, ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि वो मिट्टी में कैसे बिहेव करता है। तो सवाल ये उठता है कि डज फॉस्फोरस लीच, फिक्स और रिमेन अवेलेबल? मतलब है कि क्या फॉस्फोरस भी नाइट्रोजन की तरह ही पानी के साथ लीच होकर यानी बहकर निकल जाता है, और या फिर फॉस्फोरस सॉइल के किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके फिक्स या लॉक होकर रह जाता है, और या फिर वो अवेलेबल रहता है, उपलब्ध रहता है और पौधों को आसानी से मिल जाता है। तो अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन एक मोबाइल न्यूट्रिएंट है, यानी कि वो पानी के साथ आसानी से मूव करता है और बहकर चला जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के केस में लीचिंग का रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन फॉस्फोरस के केस में ऐसा नहीं है। फॉस्फोरस एक इमोबाइल न्यूट्रिएंट है, यानी ज्यादा मूव नहीं कर पाता, इसीलिए फॉस्फोरस में लीचिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन इसमें एक मेजर इशू है, फिक्सेशन। जब सॉइल में, मिट्टी में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स पौधों से थोड़ा दूर डाला जाता है, तो सॉइल के कुछ एलिमेंट्स के साथ ये या दूसरे पोषक तत्वों के साथ रिएक्ट कर कर ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो पौधे आसानी से यूज नहीं कर पाते, और इसी वजह से प्लांट्स को फॉस्फोरस मिलने में दिक्कत होती है, चाहे आपने कितना भी फर्टिलाइजर, कितना भी डीएपी डाला हो। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे उन रीजंस की जिस वजह से फॉस्फोरस मिट्टी में फिक्स हो जाता है, लॉक हो जाता है और पौधों को नहीं मिल पाता। Now let's understand what are the common reasons due to which phosphorus becomes unavailable even when it is present in soil. तो अब हम जानेंगे उन रीजंस के बारे में जिस वजह से फॉस्फोरस सॉइल में प्रेजेंट होने के बाद भी पौधों को नहीं मिल पाता। Now, reason number 1, pH imbalance in soil. सॉइल का pH लेवल फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी यानी कि फॉस्फोरस की उपलब्धता पर डायरेक्टली प्रभाव डालता है, उसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। वो कैसे? चलिए इसको समझने के लिए हम 3 सिचुएशंस को देखते हैं। पहला, लो pH। जब हमारी मिट्टी का pH 6.5 से कम होता है, मतलब हम बोलते हैं कि हमारी मिट्टी एसिडिक है, अम्लीय है, तो उस केस में एल्युमिनियम और आयरन जैसे कुछ एलिमेंट्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिस वजह से ये एलिमेंट्स फॉस्फोरस के साथ मिलकर ऐसा पदार्थ बनाते हैं जो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और उनके किसी काम का नहीं होता है। पहली कंडीशन, जब हमारी मिट्टी का pH बहुत कम यानी कि एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, तो इस केस में मिट्टी में एल्युमिनियम और आयरन जैसे कुछ एलिमेंट्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एलिमेंट्स फॉस्फोरस के साथ मिलकर ऐसा पदार्थ बनाते हैं जो प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और उनके किसी काम का नहीं होता। दूसरी सिचुएशन है जब pH बहुत ज्यादा यानी कि एल्कलाइन और क्षारीय हो जाए। जब मिट्टी का pH 8.5 से ऊपर हो, तो इस केस में मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कुछ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और फॉस्फोरस कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके फिक्स हो जाता है। और यहाँ भी फॉस्फोरस सॉइल में तो होता है, लेकिन पौधे उसे नहीं ले पाते। तो अब बात करते हैं तीसरी सिचुएशन की, यानी कि जब हमारा pH न्यूट्रल होता है, यानी कि 7 के आसपास होता है, तो इस केस में फॉस्फोरस सबसे ज्यादा अवेलेबल फॉर्म में होता है, यानी कि ये रेंज सबसे ज्यादा आइडियल मानी जाती है क्योंकि प्लांट्स इस रेंज में फॉस्फोरस को आसानी से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो हमने देखा कि जब सॉइल का pH बहुत ज्यादा या बहुत कम होता है, तो दोनों ही केस में हमारा फॉस्फोरस फिक्स हो जाता है, लॉक हो जाता है, क्योंकि जब सॉइल का pH बैलेंस नहीं है, तो चाहे आप कितना भी फर्टिलाइजर डाल दो, प्लांट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे क्योंकि फॉस्फोरस तो लॉक है। और इसीलिए फर्टिलाइजर
एप्लीकेशन से पहले सॉइल टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम पीएच समझ सके और उसके अनुसार फॉस्फोरस की प्लानिंग कर सके, सही मात्रा में डाल सके। रीजन नंबर 2, यानी कि जब हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर और क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी यानी कि फॉस्फोरस की उपलब्धता सिर्फ पीएच पर ही डिपेंड नहीं करती, वो बाकी फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, जैसे कि मिट्टी कैसी है, मिट्टी का टेक्सचर कैसा है, उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर है। तो चलिए समझते हैं। पहले केस में जब हमारी मिट्टी में क्ले कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फॉस्फोरस क्ले के पार्टिकल्स के साथ जुड़कर। नाउ रीजन नंबर 3, सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी। फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी सॉइल में सिर्फ केमिकल फैक्टर्स पे नहीं बल्कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर भी इन्फ्लुएंस होती है, और यहाँ माइक्रोब्स यानी कि हमारे सूक्ष्म जीवाणु एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिट्टी में हेल्दी माइक्रोबियल एक्टिविटी होने की वजह से कुछ स्पेशल माइक्रोब्स यानी कि कुछ स्पेशल जीवाणु जैसे कि पीएसबी, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये फॉस्फोरस को इनसॉल्युबल से ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे फॉर्म में बदल देते हैं जिसको पौधे आसानी से ले पाते हैं। लेकिन अगर सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो तो क्या होता है? तो जब सॉइल में एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स या एक्सेसिव पेस्टिसाइड का यूज होता है तो सॉइल में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं या उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी में मौजूद जो फॉस्फोरस है वो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है और पौधे उसको नहीं ले पाते। तो इसलिए सिर्फ फर्टिलाइजर डालना काफी नहीं है। अगर सॉइल में माइक्रोबियल लाइफ एक्टिव नहीं है तो फॉस्फोरस का यूटिलाइजेशन भी लिमिटेड रहता है, और इसलिए ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस जैसे कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर या माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स जैसे पीएसबी का यूज हेल्पफुल होता है। ये पौधों को फॉस्फोरस की को उपलब्ध कराने में मदद करता है। तो ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से फॉस्फोरस मिट्टी में होने के बावजूद भी अनअवेलेबल रहता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अप्लाइंग फॉस्फोरस फर्टिलाइजर इन सॉइल। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉइल टेस्टिंग की। फॉस्फोरस की डोज हमें अंदाजे से या अनुभव से नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर खेत अलग होता है और हर खेत की मिट्टी की रिक्वायरमेंट भी। सॉइल टेस्टिंग से आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें पता चलती हैं। पहला, कितना फॉस्फोरस ऑलरेडी हमारी मिट्टी में प्रेजेंट है। दूसरा, सॉइल का पीएच क्या है, जिससे पता चलेगा कि फॉस्फोरस हमारी मिट्टी से पौधों तक अवेलेबल बनेगा या मिट्टी में ही फिक्स हो जाएगा। क्योंकि अगर सॉइल एसिडिक है तो इस कंडीशन में हमको लाइमिंग मटेरियल लाइम डालना चाहिए ताकि हमारा पीएच है वो न्यूट्रल रेंज में आ सके। और अगर हमारी सॉइल एल्कलाइन है, मतलब उसका पीएच बहुत ज़्यादा है, वो क्षारीय है, तो ऐसे केसेस में हमको ऑर्गेनिक मैटर जैसे कंपोस्ट, एफआईएम, ग्रीन मैन्योर ऐड करना चाहिए, और हम जिप्सम भी ऐड कर सकते हैं जो कि पीएच इंप्रूव करने में हेल्प करता है। क्योंकि जब पीएच बैलेंस होता है तब फॉस्फोरस फिक्सेशन का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है, और जो हम खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है अप्लाई एट द राइट टाइम। फॉस्फोरस को सही समय पर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको फ्लडेड या हैवी रेनफॉल के टाइम पर डालते हैं तो हमारा अधिकतर फॉस्फोरस रन ऑफ के साथ यानी कि पानी के साथ बहकर चला जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर वेस्ट होता है। इसीलिए फॉस्फोरस को ड्राई या मॉइस्ट कंडीशन में लगाना चाहिए। सबसे अच्छा समय होता है बेसल डोज के रूप में, यानी कि सोइंग के समय पे से थोड़ा पहले या सोइंग के समय पे। जैसे हम जानते हैं कि फॉस्फोरस एक इमोबाइल न्यूट्रिएंट होता है, इसलिए पूरा डोज एक ही बार सीड के नीचे या साइड में लगाने से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
फिर ये क्रॉप को पूरे सीजन तक मिलता रहता है। Now let's talk about next practice, incorporation of phosphatic fertilizer into the soil। तो जैसे हमने बात करी कि फॉस्फोरस इजीली सॉइल में मूव नहीं करता है, इस वजह से फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स को अगर हम सिर्फ सरफेस पे डालें और सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए पौधों को दें तो ये एक इनइफेक्टिव तरीका है। फर्टिलाइज़र देने के बावजूद भी फॉस्फोरस प्लांट्स को नहीं मिल पाएगा और वो वेस्ट माना जाएगा। दैट्स वाई प्रॉपर प्लेसमेंट इज़ द की, ताकि फॉस्फोरस प्लांट्स की जड़ों के करीब हो, प्लांट की रूट्स के पास हो और रूट्स उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। इसीलिए हमको फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स को यानी कि फॉस्फोरस को जैसे DAP उसको हमें ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए नहीं देना चाहिए, हमें उसको बेंडिंग मेथड या साइड ड्रेसिंग मेथड के ज़रिए देना चाहिए। तो चलिए समझते हैं बेंडिंग मेथड को। इसमें फॉस्फोरस को नैरो बेंड्स में सीड के साइड या थोड़ा सा नीचे डाला जाता है। इस मेथड से फर्टिलाइज़र रूट जोन के पास होता है और फिक्सेशन के चांसेस भी कम होते हैं, जिसकी वजह से फॉस्फोरस का यूटिलाइजेशन ज़्यादा अच्छा होता है। इसको हम मैन्युअली या सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल जैसी मशीन्स का इस्तेमाल करके भी सप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड है साइड ड्रेसिंग। जब हमारे पौधे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, क्रॉप थोड़ी ग्रो कर जाती है यानी कि अर्ली वेजिटेटिव स्टेज पे, तो इस टाइम पे आप फॉस्फोरस को प्लांट के साइड में अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी फॉस्फोरस रूट्स के पास डायरेक्टली पहुंचता है। तो इन शॉर्ट फॉस्फोरस को सॉइल में मिलाकर सही जगह और डेप्थ पे डालना ज़रूरी है, क्योंकि इससे सीडलिंग इंजरी बचती है और जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो भी सही तरीके से इस्तेमाल हो पाता है। Now next practice is incorporation of organic matter into the soil। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिट्टी में फॉस्फोरस हमेशा आपके पौधों के लिए अवेलेबल फॉर्म में बना रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है ऑर्गेनिक मैटर और सूक्ष्म जीवाणु। ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कंपोस्ट, गोबर की खाद, ग्रीन मैन्योर जैसी क्रॉप्स, इनको डालने से मिट्टी में मौजूद जीवाणु जिंदा रहते हैं और एक्टिव बने रहते हैं। ये माइक्रोब्स, ये जीवाणु फॉस्फोरस को ऐसे फॉर्म में बदलते हैं जो पौधे आसानी से ले पाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल जो ऑर्गेनिक मैटर प्ले करता है वो है कि रूट्स जो हैं वो आसानी से ग्रो कर पाती हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में मौजूद फॉस्फोरस को वो आसानी से एब्जॉर्ब कर पाती है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन अ वीडियो। Just like every other organism on the planet, a plant does not function independently. Health and growth depends on a partnership between specialist bacteria and fungi. Plants, fungi and bacteria form a wonderful system based on trading products. How does it work? Fungi and bacteria supply nutrients from the soil that would otherwise be hard to reach. In exchange for this, plants supply sugars in the form of glucose. अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस की, प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स का असली फ़ायदा हमें तभी मिलेगा अगर उसको सही तरीके से स्टोर किया गया हो। गलत स्टोरेज से फर्टिलाइज़र की क्वालिटी ख़राब होती है और उसका असर भी कम हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि स्टोर देम इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। DAP, SSP जैसे फर्टिलाइज़र्स को हमें हमेशा ड्राई और सूखी जगह पर, जहाँ पर नमी ना हो, ऐसी जगह पर ही स्टोर करना चाहिए, ताकि उनमें मॉइस्चर ना लगे और उनके ग्रैन्यूल्स आपस में ना चिपके, क्योंकि चिपकने से उनका न्यूट्रिएंट ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट इज़ कि डू नॉट मिक्स विद अदर इनपुट्स ड्यूरिंग स्टोरेज। तो स्टोरेज के टाइम पे जो हमारा फर्टिलाइज़र है उसको किसी दूसरे फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके स्टोर ना करें, क्योंकि इससे एक केमिकल रिएक्शन बन सकती है और जो कि दोनों फर्टिलाइज़र को ख़राब कर सकती है। तो ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं जो हमें फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चूज़ द राइट फर्टिलाइज़र टाइप। हर फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र हर सॉइल टाइप के लिए सूटेबल नहीं होता है। सॉइल का pH डिसाइड करता है कि कौन सा फर्टिलाइज़र किस सॉइल के लिए बेस्ट रहेगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक
यानी अम्लीय सॉइल्स की, जिनका पीएच बहुत कम होता है। हमें उन सॉइल्स में ऐसे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने चाहिए जो मिट्टी को और ज़्यादा एसिडिक ना बनाए, जैसे कि एसएसपी हो गया, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है जो कि पीएच को न्यूट्रल बनाने में मदद करता है। इसके अलावा हम रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और ज़रूरी चीज़, ऐसी एसिडिक सॉइल्स में हमें डीएपी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डीएपी एसिडिक इफ़ेक्ट क्रिएट करता है जो कि फॉस्फोरस को फिक्स कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं एल्कलाइन सॉइल की, यानी कि क्षारीय सॉइल्स की, उन मिट्टी की जिनमें पीएच बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी मिट्टी में भी हमें ऐसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि सॉइल्स को और ज़्यादा एल्कलाइन ना बनाए, जैसे कि हमारा हो गया डीएपी। और इसमें अन्य हम लिक्विड फॉस्फोरस सोर्सेज जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड बेस्ड स्प्रेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इज मिक्सिंग फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र विद अदर इनपुट्स। तो फर्टिलाइज़र को मिक्स करने का जो डिसीजन है वो हमें सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि हर फर्टिलाइज़र एक दूसरे फर्टिलाइज़र के साथ बिना सोचे समझे मिक्स करने से एक गलत कॉम्बिनेशन भी क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र को हमें हाई अल्कलाइन इनपुट्स के साथ नहीं डालना चाहिए, जैसे कि लाइम, बेसिक स्लैग या हाई पीएच मटेरियल्स। ये भी फॉस्फोरस को फिक्स करने का काम कर सकते हैं। इनको हमें अलग अलग टाइम पर ही डालना चाहिए। इसके बाद द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ वी कैन मिक्स फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैटर जैसे एंड पीएसबी ऑल्सो, क्योंकि ये मिट्टी में जो हम फॉस्फोरस डाल रहे हैं उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। इस सेशन में हमने बात करी कि ऐसे कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से फॉस्फोरस सॉइल में लॉक हो जाता है, फिक्स हो जाता है, अनअवेलेबल हो जाता है और पौधों को नहीं मिल पाता। उसके बाद हमने बात की कि हम क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करके इस फॉस्फोरस को अवेलेबल करा सकते हैं और प्लांट्स को इफ़ेक्टिवली उसको यूटिलाइज करने में मदद कर सकते हैं। So in this session we will discuss what are the most commonly available phosphorus fertilizers in the market. तो सबसे पहला फर्टिलाइज़र जो मार्केट में कॉमनली अवेलेबल होता है और फार्मर्स द्वारा डाला जाता है वो है डीएपी। डीएपी में 46% फॉस्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन। ये बेस्ट सूटेबल होता है हमारा बेसल एप्लीकेशन के लिए, यानी कि सोइंग के टाइम पर इसको दिया जाता है। और हम इसको सूटेबल होता है ये न्यूट्रल से एल्कलाइन सॉइल्स के लिए। इसके बाद दूसरा फर्टिलाइज़र है एसएसपी, यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसमें फॉस्फोरस 16% होता है, सल्फ़र 11% और कैल्शियम भी इसमें पाया जाता है जो कि 20% होता है। ये हमारा एसिडिक सॉइल्स के लिए अच्छा होता है और ये सल्फ़र भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसको ऑयल सीड क्रॉप्स में जैसे कि मस्टर्ड में हम इसको डाल सकते हैं। थर्ड कॉमनली अवेलेबल फर्टिलाइज़र इज़ रॉक फॉस्फेट। ये एक स्लो रिलीजिंग फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र होती है। अगर हमें फॉस्फोरस का लंबे समय तक सॉइल में अगर हमें प्रोवाइड करना है तो हम इसको डाल सकते हैं और ये हमारा एसिडिक सॉइल्स के लिए अच्छा होता है। इसके बाद हमारे काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र भी आते हैं जिसमें हमारा एनपीके फिक्स्ड रेशो में होता है। ये कई फॉर्म्स में आते हैं जैसे कि 10-26-26, 19-19-19। तो जब हमें पौधों को बैलेंस्ड एनपीके देना होता है तो हम इसको एक ही डोज में एक ही साथ एक फर्टिलाइज़र डाल के दे सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है समझना कि हर फर्टिलाइज़र का अपना टाइम, डोज और प्लेस होता है। तो सॉइल टेस्टिंग के बेसिस पर ही हमें डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा फर्टिलाइज़र हम कब दें, कितनी मात्रा में दें और कौन सी क्रॉप के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र दें। So now in this session we will discuss how is phosphorus tested in soil.
तो फॉस्फोरस की सही प्लानिंग करने के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है उसकी टेस्टिंग करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि सॉइल टेस्ट से फॉस्फोरस कैसे मेजर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं एक वीडियो की हेल्प से। हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं एनपीके फिल्ट्रेट के साथ फॉस्फोरस कैसे टेस्ट किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए सॉइल डॉक्टर डिवाइस, एक एम्प्टी ट्यूब, एनपीके फिल्ट्रेट, डिस्टिल्ड वाटर, 2 साफ क्यूवेट्स, सॉइल डॉक्टर सैशे जैसे पी रिएजेंट ए, पी रिएजेंट बी और पी रिएजेंट सी और एक ड्रॉपर। सबसे पहले एम्प्टी ट्यूब पर PS लिखकर रख लें। इसके बाद एक ड्रॉपर की सहायता से 2 ml एनपीके फिल्ट्रेट इस प्रकार एम्प्टी ट्यूब में ट्रांसफर कर दें। अब डिस्टिल्ड वाटर लें और इस ट्यूब को 10 ml तक डिस्टिल्ड वाटर के साथ फिल कर दें। अब किट से पी रिएजेंट ए का सैशे लें और इसको फाड़ कर अच्छी तरह ट्यूब में ऐड कर दें। ध्यान दें कि सारा केमिकल ट्यूब में चला जाए। अब ट्यूब को कैप लगाकर अच्छी तरह से शेक कर लें। शेकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो इस प्रोसेस को ना भूलें। केमिकल घुल जाने के बाद पी रिएजेंट बी का पैकेट लें और इसे भी सेम तरीके से ट्यूब में ऐड कर दें और शेक कर लें। शेक हो जाने के बाद पी रिएजेंट सी का पैकेट लें और इसे भी ट्यूब में अच्छी तरह ऐड कर लें। पी रिएजेंट सी ऐड करने के बाद वापस से ट्यूब को कैप लगाकर अच्छी तरह शेक करके 10 मिनट के वेटिंग टाइम पर छोड़ दें। आप नोटिस करेंगे कि 10 मिनट के बाद ट्यूब में एक ब्लू कलर डेवलप हुआ है। इसके बाद सॉइल डॉक्टर डिवाइस लें और इस प्रकार ऑन करें। डिवाइस में सैंपल आईडी डालें और पी पैरामीटर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप 2 साफ क्यूवेट्स लें और दोनों में डिस्टिल्ड वाटर फिल कर दें। ध्यान दें कि क्यूवेट्स अच्छी तरह से क्लीन हो। डिस्टिल्ड वाटर ऐड करने के बाद एक टिश्यू पेपर की सहायता से क्यूवेट्स को इस प्रकार अच्छी तरह से साफ कर लें और निर्देशानुसार डिवाइस में लगा दें। क्यूवेट्स लगाने के बाद डिवाइस पर कैलिब्रेट बटन को प्रेस कर दें। डिवाइस कैलिब्रेट हो जाने के बाद एस क्यूवेट को निकालें और इससे डिस्टिल्ड वाटर फेंक कर PS का लिक्विड थोड़ा सा क्यूवेट में डालें और क्यूवेट को रिंस करें। रिंस करने के बाद वापस से इस लिक्विड को भरें और क्यूवेट को टिश्यू से साफ कर लें और डिवाइस में लगा दें। क्यूवेट लगाने के बाद मेजर पर क्लिक कर दें। इसी के साथ फॉस्फोरस का टेस्ट समाप्त होता है। इंटरप्रेटिंग द सॉइल टेस्ट रिजल्ट्स। सॉइल टेस्टिंग के बाद यानी कि मिट्टी जांच के बाद सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि टेस्टिंग के बेसिस पे मिली हुई आपको रिपोर्ट को समझना, क्योंकि रिपोर्ट सिर्फ आपको नंबर नहीं बताती, वो ये भी बताती है कि आपकी मिट्टी में फॉस्फोरस जो है वो कम है, सही है या ज़्यादा है, ताकि उसके अनुसार हम अपना फसल में फर्टिलाइज़र डाल सकें और ये डिसाइड कर सकें कि हमें कितना फर्टिलाइज़र डालना है।
तो चलिए समझते हैं कि फॉस्फोरस का लेवल का क्या मतलब है। लैब के लेवल पे इसको ppm में मापा जाता है, वहीं फील्ड के लेवल पे इसको kg प्रति हेक्टेयर में मापा जाता है। ये वैल्यू हमें बताती है कि कितना अवेलेबल फॉस्फोरस सॉइल में मौजूद है और उसको प्लांट ले सकता है। लो लेवल का मतलब है कि जब आपकी मिट्टी में 25 kg प्रति हेक्टेयर से कम है, तब इस केस में माना जाता है कि आपके पौधों में अगर फॉस्फोरस सप्लाई ना किया जाए तो कमी के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। वहीं जब 25 से 50 kg प्रति हेक्टेयर आपकी रिपोर्ट में देखा जाता है तो इसको अधिकतर फसलों के लिए सही माना जाता है। वहीं जब 50 kg से ज़्यादा है तो इसका मतलब कि ये एक्सेस में है और आपको एडजस्ट करके, यानी कि रिपोर्ट के अनुसार आपको फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। अब जानते हैं कि वाई दिस इंटरप्रिटेशन मैटर्स, ये समझना क्यों ज़रूरी है। अगर आप रिपोर्ट समझकर फर्टिलाइज़र लगाते हो तो आपकी इनपुट कॉस्ट यानी कि फर्टिलाइज़र का जो खर्चा है वो बचता है। दूसरा, फॉस्फोरस का जो हमारा बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है वो प्लांट ले पाते हैं। तीसरा, हमारी जो क्रॉप्स है वो हेल्दी रहती है, बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ ग्रो होती हैं और उनमें कमी कम देखी जाती है।